हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेथे और वॉन ब्लैक के द्वारा दी गई थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मैंने इस एजम्पशन पर आधारित है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयोनिक होता है, पूर्णतः आयनिक बंध होता है तथा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में लिगेंड को एक बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज माना गया है। जब स्टार्टिंग में मेटल फ्री स्टेट में है, फ्री आयन है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन में मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा का मान समान होता है। इस अवस्था को बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स या समभ्रंश डी कक्षक। लेकिन जैसे ही लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करते हैं, मेटल की ओर आने लगते हैं, तो लिगेंड और मेटल के बीच में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल होता है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल होता है मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और दूसरा होता है आकर्षण बल। ये होता है मेटल के न्यूक्लियस और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो हम बात कर रहे थे, जब मेटल अकेली थी, उस पर किसी तरीके का कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ था, फ्री स्टेट में थी, फ्री आयन थी, उस टाइम मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी और उन्हें हमने कहा था समभ्रंश डी कक्षक या डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स मेटल की ओर अप्रोच करती है, मेटल की ओर आती है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण बल होने के कारण मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का मान बढ़ता है। और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि लिगेंड मेटल के और नज़दीक आ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में मेटल के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और कुछ डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का मान घट जाता है। तो किन डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का मान घटेगा और किन डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है डी ऑर्बिटल्स की शेप या डी कक्षकों की आकृति। तो हमें पता है मेटल के डी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, डबल डंबल, द्विडंबलाकार। लेकिन पांचों डी कक्षकों की आकृति समान नहीं होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड प्रकार के कक्षक। इनमें क्या होता है कि दोनों डंबल्स होते हैं, या मैं कहूँ कि दोनों लॉब्स होती है, वो अक्षों के बीच में उपस्थित होती है। जैसे कि हम बात करें डी एक्स वाई की, डी एक्स वाई में हम देख सकते हैं कि दोनों लॉब्स एक्स और वाई प्लेन में तो है, लेकिन एक्स और वाई अक्षों के बीच में उपस्थित है। सेम ऐसे ही हम देखते हैं डी वाई जेड प्लेन में दोनों लॉब्स प्रेजेंट है, लेकिन वाई और जेड अक्षों के बीच में उपस्थित है दोनों लॉब्स। और डी एक्स जेड में दोनों लॉब्स एक्स और जेड अक्षों के बीच में उपस्थित है। जबकि हम देख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम देख रहे हैं कि दोनों लॉब्स एक्स और वाई अक्ष के ऊपर स्थित है, बीच में उपस्थित नहीं है, एक्स और वाई अक्षों के ऊपर स्थित है। और डी जेड स्क्वायर में जेड अक्ष के ऊपर लॉब उपस्थित है। तो ये तो हो गई पांचों डी कक्षकों की आकृतियाँ। इसके अलावा सेकंड जो फैक्टर होता है जो कि डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को प्रभावित करता है, वो होता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति। कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति से हमारा मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंड्स की जो पोजीशन होती है वो कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति को निर्धारित करती है। अब कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी के लिए, कि एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के नज़दीक उपस्थित होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो ज़्यादा रिपल्शन फील करने के कारण जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के नज़दीक है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी।
वापस से कि जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के नज़दीक उपस्थित होंगे वो ज़्यादा रिपल्शन फील करने के कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड से दूरी पर है वो कम रिपल्शन फील करेंगे और उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इससे हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और पांचों की ऊर्जाएं समान है। ये अवस्था है डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, या इसे हम कहेंगे संभ्रंश डी कक्षक। इसमें हम देख सकते हैं कि ये फ्री मेटल आयन वाली स्टेट है, जिसमें इस समय मेटल आयन पे कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे आगे कि लिगेंड्स मेटल की ओर अप्रोच करेंगे तो पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाओं का मान समान है। अभी भी पांचों डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं का मान समान है, एक साथ पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी। लेकिन जब लिगेंड्स मेटल के नज़दीक आ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, उस समय मेटल के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी 2 भागों में बढ़ जाती है। ऊपर हम देख रहे हैं ईजी सेट और नीचे देख रहे हैं T2G सेट। ईजी सेट में 2 डी ऑर्बिटल्स को रखा गया है, जबकि T2G सेट में 3 डी ऑर्बिटल्स को रखा गया है। ईजी सेट में रखा गया है dx² माइनस y² और dz² को, और जबकि T2G सेट में 3 डी कक्षकों को रखा गया है dxy, dyz और dxz। या हम कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स की लॉब्स ऑन द एक्सिस थी, अलोंग द एक्सिस थी, उन डी ऑर्बिटल्स को रखा गया ईजी सेट में, और जिन डी ऑर्बिटल्स की लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस थी, मतलब अक्षों के बीच में स्थित थी, उन्हें रखा गया T2G सेट में। ठीक है, तो इससे बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस समय Eg और T2G सेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है tan dq या डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, कि डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी की जो स्प्लिटिंग होती है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो वो कारक होते हैं मेटल आयन का नेचर, कौन सा मेटल आयन है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड मेटल के चारों ओर लिगेंड्स का अरेंजमेंट, तो इसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, और नेक्स्ट कि मेटल के चारों तरफ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उसका नेचर भी स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप होती कैसी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें बीच में एक रेड बॉल दिखाई दे रही है, वह है मेटल आयन, और चारों तरफ हमें जो 6 ब्लू बॉल्स दिखाई दे रही है वो है लिगेंड्स। अब हम देख सकते हैं सभी लिगेंड्स ऑन द एक्सिस उपस्थित हैं। इसमें हम 6 लिगेंड देख रहे हैं और 6 सभी लिगेंड्स ऑन द एक्सिस उपस्थित हैं। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स ऑन द एक्सिस उपस्थित होते हैं, या ये कह सकते हैं कि अलोंग द एक्सिस। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होता है तो मेटल आयन की ओर लिगेंड्स किधर से अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस, मतलब अक्षों के सहारे। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस उपस्थित हैं, या मैं कहूँ मेटल आयन के जिन डी ऑर्बिटल्स की लॉब्स ऑन द एक्सिस उपस्थित है वह लिगेंड से ज़्यादा रिपल्शन फील करेगी। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स भी किधर से आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस, और लॉब्स भी कहाँ उपस्थित है, ऑन द एक्सिस। तो वो डी ऑर्बिटल्स जिनकी लॉब्स ऑन द एक्सिस उपस्थित है वह लिगेंड से ज़्यादा रिपल्शन फील करेगी, और ज़्यादा रिपल्शन फील करने के कारण उनकी एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। जबकि वह डी ऑर्बिटल्स जो कि इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, मतलब अक्षों के बीच में उपस्थित हैं, वो कम रिपल्शन फील करने के कारण, कम प्रतिकर्षण फील करने के कारण उनकी एनर्जी का मान घट जाएगा या
कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है, किस प्रकार से एनर्जी की स्प्लिटिंग होती है। सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स हमें दिख रहे हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी के हैं, ग्रीन में हमें जो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लिगेंड्स ने मेटल की ओर अप्रोच किया, एनर्जी बढ़ी और एक कंडीशन आई कि मेटल के डी ऑर्बिटल्स 2 भागों में टूट गए, Eg और T2g। यह हम देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg सेट की एनर्जी बढ़ गई जबकि T2g सेट की एनर्जी घट गई। यह हम अभी देख चुके हैं। इसका कारण कि Eg सेट के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वह ऑन द एक्सिस उपस्थित होने के कारण ज़्यादा प्रतिकर्षण फील करते हैं और जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि T2g सेट के कक्षक इन बिटवीन द एक्सिस उपस्थित होने के कारण कम रिपल्शन फील करते हैं और इनकी एनर्जी का मान कम हो जाता है। इस प्रकार Eg और T2g के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम डेल्टा O से शो करते हैं। डेल्टा O है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब यहाँ पर जो टोटल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, डी ऑर्बिटल्स की जो टोटल एनर्जी होती है वह चेंज नहीं होती है, टोटल एनर्जी का मान समान रहता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, CFSE होती क्या है? तो जब डी ऑर्बिटल्स 2 भागों में टूट गए, जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, वही क्या कहलाती है, CFSE। जितना ज़्यादा मान CFSE का होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अब हम CFSE को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है -0.4 n T2g प्लस 0.6 n Eg डेल्टा O प्लस MP। यहाँ पे n T2g क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g लेवल। T2g सेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वह है n T2g। Neg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg लेवल। M है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और P है यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी। तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम CFSE का मान निकाल सकते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान जितना ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अगर इसमें CFSE का मान माइनस प्राप्त होता है तो माइनस का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यहाँ पे सबसे पहले हम उनकी शेप देखते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या चतुष्फलकीय संकुल की शेप कैसी होती है? तो ये हम देख रहे हैं X, Y और Z अक्ष रेड लाइन से दर्शाए गए हैं, जबकि लिगेंड्स हैं वह ब्लैक से दर्शाए गए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लिगेंड्स X, Y तथा Z अक्षों के बीच में उपस्थित है। X, Y तथा Z अक्षों के ऊपर स्थित नहीं है। लिगेंड्स कहाँ उपस्थित है? X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्षों के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जब बन रहा होता है, फॉर्म हो रहा होता है, उस समय लिगेंड्स मेटल की ओर किधर से अप्रोच करते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब अक्षों के बीच से मेटल की ओर अप्रोच करेंगे। और इसका मतलब है उस समय मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस उपस्थित है वो लिगेंड से के नज़दीक होने के कारण ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, ज़्यादा प्रतिकर्षण फील करेंगे और ज़्यादा प्रतिकर्षण फील करने के कारण उनकी एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। तो हम अच्छे से जानते हैं कि T2g सेट के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस उपस्थित होता है, जिसकी वजह से लिगेंड्स के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण, ज़्यादा रिपल्शन फील करने के कारण उनकी एनर्जी का मान बढ़ जाएगा, जबकि Eg सेट के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का मान घट जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। इसमें हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, फिर एनर्जी का मान बढ़ा और हमने देखा कि डी किस प्रकार से डी ऑर्बिटल्स 2 भागों में बंट गए। ऊपरी जो सेट है T2 और नीचे वाला सेट है E। तो T2 सेट
की एनर्जी का मान बढ़ा है, जबकि ई सेट की एनर्जी का मान घटा है। और जो टोटल T2 और ई के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उससे दर्शाते हैं डेल्टा टी से, और टोटल एनर्जी का मान सेम रहता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFSC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, चतुष्फल के संकुल के लिए CFSC का सूत्र होता है, जिससे हम CFSC ज्ञात कर सकते हैं 0.4 Nt2 माइनस 0.6 Ne डेल्टा टी प्लस MP। यहाँ पे Nt2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g लेवल, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg लेवल, M नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड P इज पेयरिंग एनर्जी। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC का मान ज्ञात कर सकते हैं। CFSC यूजुअली ग्रेटर फॉर ऑक्टाहेड्रल देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC का मान ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है? डेल्टा टी डेल्टा ओ का 4/9 पार्ट होता है, या ये हम कह सकते हैं कि डेल्टा ओ लगभग कंप्लीटली नहीं, लगभग डेल्टा टी का डबल होता है। डेल्टा ओ इक्वल टू 10 DQ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए या वर्ग समतलीय संकुलों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हम सबसे पहले शेप देखेंगे तो हम देखते हैं कि x और y अक्षों पे लिगेंड्स उपस्थित हैं, जबकि x और y अक्षों पे लिगेंड उपस्थित है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिन d ऑर्बिटल्स में XY कंपोनेंट आएगा वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण फील करेगा। किसके कंपेरिजन में? जिनमें Z कंपोनेंट है। तो XY कंपोनेंट जिस भी d ऑर्बिटल में आ रहा है वो ज़्यादा प्रतिकर्षण फील करने के कारण उसकी एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, या d ऑर्बिटल्स की किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि dx² माइनस वाई स्क्वायर और dxy कक्षकों की एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा है, उससे नीचे है dz² dxz और dyz। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी मैंने जैसा बताया था कि जिन d कक्षकों में xy कंपोनेंट उपस्थित है उनकी एनर्जी का मान ज़्यादा होगा बाकी d ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक की कौन कौन से कारक हैं जो CFSC को प्रभावित करते हैं। तो निम्न कारक हैं जो कि CFSC को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नेचर, चार्ज ऑन मेटल आयन, साइज ऑफ लिगेंड एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स।